बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में करण नाम का एक बच्चा रहता था। करण के पिताजी महल में माली का काम करते थे। करण रोज अपने पिताजी के साथ महल में जाया करता था। महल की राजकुमारी करण की हम उम्र थी। राजकुमारी सारा दिन करण के साथ बगीचे में खेला करती थी। करण और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। एक दिन गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हुए करण और राजकुमारी शादी कर लेते हैं। यह देख राजा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ये दो कौड़ी के माली के बच्चे की इतनी हिम्मत कि ये मेरी बेटी का पति बनना चाहता है। तभी वहां मंत्री आ जाता है। क्षमा करें महाराज, ये तो नादान बच्चा है। ये तो बस गुड्डा गुड्डी का खेल खेल रहे थे। नहीं नहीं, मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वक्त इस बच्चे को ले जाकर जान से मार दो। नहीं नहीं महाराज, ऐसा गजब मत करिए। ये तो मासूम बच्चा है। इतनी छोटी सी बात पर आप इसकी हत्या मत करवाइए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता मंत्री। अगर मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया तो बड़ा होकर ये मेरी बेटी को भगाकर उससे शादी कर लेगा। इसीलिए मैं इस मुसीबत की जड़ को इसी वक्त खत्म कर देना चाहता हूँ। चलो सिपाहियों, इस बच्चे को ले जाकर नदी में डुबाकर जान से मार दो। राजा की यह बात सुनते ही सिपाही करण को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर उसे नदी में फेंक देते हैं। करण मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी मदद के लिए वहां कोई नहीं आता और देखते ही देखते करण नदी के तेज बहाव में बहकर दूर चला जाता है। उधर जब माली को यह बात पता चलती है तो अपने बेटी की मौत पर वो बहुत दुखी होता है। लेकिन दूसरी तरफ करण नदी में बहता हुआ दूर जंगल में पहुंच जाता है। तभी एक जादूगर करण को देख लेता है और फौरन नदी में कूदकर उसे बचाकर बाहर ले आता है। उस दिन से वह जादूगर करण की परवरिश करने लगता है। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और करण जवान हो जाता है। जादूगर करण को तरह तरह की जादुई विद्या सिखाता था, जिस वजह से करण जादुई विद्या में माहिर होकर एक बड़ा जादूगर बन जाता है। फिर एक दिन करण जंगल की सैर कर रहा था कि तभी अचानक उसे किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। करण फौरन उस तरफ भागकर वहां पहुंच जाता है। करण देखता है कि एक बहुत बड़ा राक्षस राजकुमारी को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहा है। अरे नहीं, कोई मुझे बचाओ, कोई इस राक्षस से मेरी रक्षा करो। हे भगवान, अरे कोई तो मेरी मदद करो। कोई तुझे नहीं बचाने वाला। आज मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। तभी वहां राजा अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है। दुष्ट राक्षस, मेरी बेटी को छोड़ दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन राक्षस राजा और उसके सिपाहियों की खूब पिटाई करता है और उन सभी को रस्सियों से बांध देता है। अरे नहीं, इन सब की जान खतरे में है, मुझे फौरन कुछ करना होगा। इतना कहकर करण अपनी तलवार निकालकर राक्षस के सामने पहुंच जाता है। खबरदार दुष्ट राक्षस, तू अभी के अभी इन सभी लोगों को छोड़ दे, वरना ठीक नहीं होगा। अरे तू कौन है और कहां से आया है? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। चल कोई बात नहीं, अब मैं इन लोगों के साथ साथ तुझे भी जान से मार दूंगा। इतना कहकर राक्षस अपने मुंह से आग उगलकर करण को जलाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन करण अपने जादुई मंत्र से वहां एक जादुई कालीन प्रकट कर देता है। उसके बाद करण उस जादुई कालीन पर बैठकर हवा में उड़ने लगता है। अरे नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूँ? लगता है ये लड़का कोई बड़ा जादूगर है, लेकिन अब ये मेरे हाथों नहीं बचेगा। ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर राक्षस वहां मौजूद एक पेड़ उखाड़कर करण पर वार करना शुरू कर देता है। लेकिन करण अपनी तलवार से उस पेड़ के 2 टुकड़े कर देता है। उसके बाद वह जादुई कालीन पर उड़ता हुआ राक्षस की गर्दन के पास पहुंच जाता है और उसकी गर्दन पर वार करने लगता है।
अरे मर गया रे। कोई बचाओ मुझे। करण अपनी तलवार के लगातार वार से राक्षस की गर्दन काटकर उसका सिर जमीन पर गिरा देता है। इस तरह उस बुरे राक्षस का अंत हो जाता है। उसके बाद करण राजा और उसके सिपाहियों को रस्सियों से आजाद कर देता है। तभी वहां जादूगर आ जाता है। जादूगर राजा को करण की असलियत बता देता है कि करण वही लड़का है जिसे बचपन में जान से मारने के लिए राजा ने उसे नदी में फेंकवा दिया था। यह सब सुनकर राजा अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होता है और करण से माफी मांगने लगता है। उसके बाद राजा बड़ी धूमधाम से करण और राजकुमारी की शादी करवा देता है। इस तरह करण को उसके बचपन का प्यार मिल जाता है और वह राजकुमारी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है। एक बार की बात है, एक गांव गोलमालपुर में एक अमीर हीरे का व्यापारी व्यापार करता था। उसका नाम बंसीधर था। वो एक ईमानदार आदमी था और अपना काम हमेशा ईमानदारी से करता था। इस वजह से गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। दूसरी तरफ उसका बेटा गिरधर बहुत ही आलसी था और दिन भर सोता रहता था। फिर एक दिन, गिरधर बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? तुम दिन भर घर में सोते रहते हो। तुम अपनी दुकान पर आकर हीरो का काम क्यों नहीं सीख लेते? आखिर मेरे बाद दुकान तुमने ही तो चलानी है। नहीं नहीं, आप दिन भर इतनी मेहनत करते हो, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता। मैं तो शॉर्टकट में पैसा कमाऊंगा। शॉर्टकट में आप जाओ, अपनी दुकान संभालो। अपने बेटे गिरधर की बात सुनकर बंसीधर उदास मन से वहां से चले जाता है। फिर कुछ दिनों बाद अचानक बंसीधर को दिल का दौरा पड़ जाता है। बेटा, शायद मैं नहीं बचूंगा। मैं अपनी आज तक की सारी कमाई तुम्हें देता हूं। ये लो 10 हीरे, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही हीरा असली है और इसकी कीमत 10 लाख रुपए है। बाकी के सब हीरे लगते तो असली जैसे हैं पर नकली हैं। अरे वाह, ये तो सब असली जैसे लगते हैं। आप चिंता न करो और आराम करो, मैं इनसे बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। इतना कहकर गिरधर वहां से चला जाता है और गांव के एक चौराहे पर जाकर खड़ा हो जाता है। असली हीरा पहचानो और इनाम पाओ। 10 हीरों में से असली हीरा पहचानो और इनाम पाओ। असली हीरा पहचानो और इनाम पाओ। आओ, जल्दी से आओ। देखते ही देखते वहां गांव वालों की भीड़ लग जाती है। लगता है तुम अपनी दुकान से सारे हीरे ले आए हो। अरे गिरधर, अगर मैंने इन 10 हीरों में से असली हीरा पहचान लिया तो तुम क्या इनाम दोगे? इनमें से सिर्फ एक ही हीरा असली है जो 10 लाख रुपए का है। अगर तुमने असली हीरा पहचान लिया तो हीरा तुम्हारा, नहीं तो तुम्हें 10,000 रुपए देने पड़ेंगे मुझे। बोलो, मंजूर है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर 10 लाख का हीरा है, मैं पहचान लूंगा असली हीरे को। इतना कहकर आदमी सब हीरो को एक एक करके देखने लगता है। ये वाला हीरा इन सभी हीरो में सबसे अच्छा चमक रहा है। लगता है यही असली हीरा है। गिरधर, ये है असली हीरा। ये असली हीरा नहीं है, ये वाला हीरा असली है। अब निकालो 10,000 रुपए। गिरधर बिज्जू से 10,000 रुपए लेकर उसे ठगने पर बहुत खुश होता है और दूसरी तरफ बिरजू उदास हो जाता है। फिर अगले दिन गिरधर पास वाले गांव में जाता है और चौराहे पे खड़े हो जाता है। 10 हीरो में असली हीरा पहचानो और इनाम पाओ। 10 हीरो में असली हीरा पहचानो और इनाम पाओ। अगर मैंने हीरा पहचान लिया तो इनाम में क्या मिलेगा भैया? भाई, अगर तुमने हीरा पहचान लिया तो हीरा तुम्हारा, और वो भी 10 लाख रुपए का। नहीं तो तुम्हें मुझे 10,000 रुपए देने होंगे। भाई, मुझे मंजूर है। राजू भी एक एक करके सभी हीरो को देखने लगता है। ये हीरा इन सब हीरो में भारी लगता है। यही असली हीरा होगा। ये है असली हीरा।
नहीं नहीं, ये असली हीरा नहीं है, ये है असली हीरा। अब निकालो 10,000 रुपए। इस तरह गिरधर बहुत सारे लोगों से 10,000 रुपए लेकर ठगता रहा। ये सब गांव वाले तो एक नंबर के बेवकूफ हैं। इस तरह तो मैं बहुत जल्दी माला माल हो जाऊंगा। और फिर एक दिन 10,000 रुपए में असली हीरा पहचानो, 10,000 रुपए में असली हीरा पहचानो और इनाम पाओ। इतने में एक अंधा आदमी गिरधर के पास आता है। मैं पहचानूंगा असली हीरा। अरे भाई, तू तो अंधा है, यहां आंखों वाले हीरा नहीं पहचान पा रहे, तू क्या पहचानेगा? अगर तुम ये हीरा नहीं पहचाने तो तुम्हें पता है तुम्हें 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। और अगर मैंने हीरा पहचान लिया तो ये 10 लाख का हीरा तुम्हारा। बोलो, क्या मंजूर है? हां हां, मुझे मंजूर है। इतना कहकर वो अंधा आदमी सभी हीरों को लेकर के तेज धूप में 15 मिनट के लिए रख देता है। 15 मिनट के बाद वो सब हीरों को छू कर देखता है। सब कांच के बने नकली हीरे धूप की गर्मी के कारण गर्म हो गए थे और सिर्फ असली हीरा ही ठंडा था, क्योंकि असली हीरे पर गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता। यह है असली हीरा। गिरधर अपना सर पकड़ लेता है और शर्त के अनुसार उसे वो हीरा उस अंधे आदमी को देना पड़ता है।